हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2020 के आंसर की बारे में। और ये आंसर की इस समय हम डाल रहे हैं जीएस के पेपर के लिए, मतलब हम बात कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन। याद रही ये सेट बी है। पूछा गया मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखा तो यहाँ पे सही आंसर होगा 17%। अब यहाँ पे देखें तो कुछ जगह 17-18% लिखा मिलता है, तो यहाँ पे ना 15% पड़ेगा ना तो 20% पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, दैट्स पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। इसकी बात करें कुमरा गांव से निकलती है, और कुमरा गांव की बात करें कहाँ पड़ेगा, विंध्यन पहाड़ियों में पड़ेगा, है ना। तो देखा है तो ये कहाँ पड़ेगा, विंध्यन पहाड़ियों में। मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट हम कह सकते हैं। देखिए वार्षिक तापमान की बात करें मतलब हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो किताबों में देखा तो कुछ जगह दक्षिणी भी लिखा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कुछ जगह उत्तरी भी लिखा मिलता है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो हमारे मध्य देश का जो उत्तरी इलाका है जिसमें गंज बौछौदा पड़ेगा आपका, या शिवपुरी पड़ेगा। शिवपुरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गंज बौछौदा की बात करें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, ठंडी और गर्मी जो डिफरेंस है उसकी बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में आमतौर पर गर्मी ज़्यादा होने की संभावना है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने की संभावना है। तो यहाँ पे कुछ जगह उत्तरी भी लिखता मिलता है, कुछ जगह दक्षिणी भी लिखा मिलता है। एनीवे, आपकी जो ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है किधर की ओर। अब देखिए यहां पर देखा है तो औसत तापमान बढ़ने की बात करें तो कुछ जगह किताबों में लिखा मिलता है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब पश्चिम की ओर यदि बात करें तो पश्चिम की ओर टेम्परेचर यूजुअली कम होता है। यदि मालवा रीजन की बात करो यहाँ पर टेम्परेचर यूजुअली कम होता है, तो इस हिसाब से देखा है तो ये क्वेश्चन हल्का सा डिस्प्यूटेबल कह सकते हो, कुछ किताबों में ऐसा लिखा है। लेकिन असल में देखा तो ये कह सकते हैं आप दक्षिण से उत्तर की ओर, चूंकि उत्तर की क्षेत्र की बात करें यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और दक्षिण में गर्मी आमतौर पर थोड़ी कम होती है, तो उस हिसाब से कह सकते हो आप दक्षिण से उत्तर की ओर औसतन तापमान बढ़ता है ना। ओके, ये दो क्वेश्चन जो है काफ़ी डिस्प्यूटेबल हैं, बाकी क्वेश्चन तो इतने डिस्प्यूटेबल नहीं है। आध्यात्मिक खनिज की बात करें कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल है, ये है आपका संगमरमर। संगमरमर की बात करें आध्यात्मिक है, बाकी धात्विक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप लोगों से कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो इसकी बात करें तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये है 12। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी सिंपल वन। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। यदि हम ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो याद रखिए हमेशा सीधा होता है, ऊपर जाके हुए सकरा जाता है, तो आप याद रखें ये है सीधा। भोजन में मोनोसाइड सोडियम ग्लूटामेट, देखिए सोडियम ग्लूटामेट किस लिए उपयोग करते हैं, तो याद रखिए स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। अभी हाल ही मैगी है या नूडल्स जो है इसके कारण काफ़ी चर्चा में भी रही है, तो आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपदा प्रबंधन एक्ट कब लाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया, ये लाया गया सन 2005 में। तो इसको आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। अब देखें तो इसमें सारी ही हैं, चाहे MIRS हो, चाहे SAR हो, सार्स हो, चाहे कोविड-19, सारी संबंधित हैं, तो ये सारी संबंधित हम कह सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें देखा तो ये प्राइमरी मेमोरी है, बाकी की बात करें सेकेंडरी है, तो इसलिए ये आपका अलग हो गया। एक्सएमएल का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको हमने कई बार डिस्कस भी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। माइक्रोवेव विद्युत चिम्बुकी की तरंगें जिनकी सीमा की आवृत्ति है। तो यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट है, लेकिन कई जगह सोल्यूशन देखें तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज मिलता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ब्लोफिश एक प्रकार क्या है। देखिए ब्लोफिश की बात करें, ये सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का फुल फॉर्म पूछा गया आप लोगों से, तो प्यूमा के फुल फॉर्म के लिए हम बात करें तो क्या होगा, ये होगा आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। याद रहे यूनिवर्सल है, यूटिलिटी नहीं है, है ना। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य से किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपका बालाघाट जिसमें 1021 सेक्स रेशियो है। 931 मध्य प्रदेश का है, 943 जो है कहाँ का है, ये भारत का है। तो सारी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। हालांकि 2021 के आंकड़े अब आने वाले हैं, तो वो भी एक अलग बात होगी, बट नहीं भी फिर भी। मध्य देश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितनी है। वेल देखिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका सही आंसर बेसिकली होगा डी, मतलब ये होगा 34.14%। कितना है, 34.14। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है, ये है हीरा। डायमंड की बात करें अपने पन्ना में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है। वेल देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहे ये छिंदवाड़ा में, रतलाम में नहीं बल्कि छिंदवाड़ा में है। तो छिंदवाड़ा में है आपका मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है। वेल देखिए क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आकांक्षा योजना काफी चर्चा में है। अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए है, यह है आपका आकांक्षा योजना। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है।
अब पन्ना जिले की बात करें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हीरा के लिए है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। अब देखिए चंबल नहर सिंचाई परियोजना की बात करें तो देखिए ये आपका देखा जाए तो ये आपकी यमुना बेसिन से होगी, चूँकि चंबल जो है यमुना जाके मिलती है और कहाँ मिलती है, इटावा के पास जाके मिलती है, तो यमुना बेसिन से होगी, सिंपल सी बात है। जवाहर सागर विद्युत परियोजना की बात करें किस नदी संबंधित है, किस नदी परिस्थित है। देखिए जवाहर सागर की बात करें, जवाहर सागर कहाँ पे पड़ेगा, चंबल में पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे कोटा बैराज भी है, जवाहर है, गांधी सागर है, तो बहुत सारे डैम यहाँ पे हैं, किसमें, आपके चंबल नदी में, ठीक है। चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव से होता है, अपने महू से, वांगचू से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। आप मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करें, हालांकि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो गेहूं का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और हमारे मालवा अंचल में गेहूं के उत्पादन का भी ज़्यादा, गेहूं का थोड़ा ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है। अब देखिए गन्ना जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, कपास की बात करें कॉमर्शियल क्रॉप है, केला की बात करें कॉमर्शियल, लेकिन बाजरा देखा तो कॉमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो ग्रेन है, तो ये व्यापारिक फसल नहीं है। अब यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को, मुख्यमंत्रियों का मिलान करना है जो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो कौन सा कहाँ का मुख्यमंत्री बना था, तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो ये पहले हम आंसर देख लेते हैं, तो डी आंसर इसे बोला गया है। तो पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये कूट मिलेगा ए का 2 से। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के, अविभाजित आंध्र प्रदेश के हैं। नरसिम्हा राव याद रखिएगा कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं, यू नो अबाउट दैट। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ के थे, बम्बई के थे। एच डी देवगौड़ा की बात करें कहाँ के थे, ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका, है ना। इन्हीं के बेटे जो हैं अभी हाल ही में देवगौड़ा साहब जो हैं वो बने भी थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। चरण सिंह की बात करें कहाँ के हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश के, अवैध उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, इनको तो सारे जानते हैं, गुजरात के। तो देखा तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर सुन। तो 26 का सही आंसर क्या हुआ, ये हुआ डी। 27 देखते हैं, लेट्स सी द 27 क्वेश्चन। पूछा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया तदर्थ न्यायाधीश, मतलब एडहॉक जज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहे यहाँ पर एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन एडिशनल जज का यहाँ पे लिखा नहीं मिलता। तो हमने कहा एक सही और 2 गलत है। अब देखा है तो यहाँ पे एडिशनल जज का हमें नहीं मिलता, अतिरिक्त जज का, एडहॉक जज जरूर लिखा मिला है किताबों में, तो इसलिए मैं आपको एडहॉक जज ही बता रहा हूँ। किताबों में कहीं भी एडिशनल जज का जिक्र नहीं मिला है, इसलिए मैं उसके बाद डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता। मतलब कुल मिलाकर बताना कौन सा महारत्न नहीं है। अब यहाँ पे बीएचईएल जो है महारत्न है, कोल इंडिया महारत्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन महारत्न, आयल इंडिया लिमिटेड की बात करें ये भारत में नहीं आता, तो इसको आप लोग रखें, तो ये है आपका डी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति में की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। वेल देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वेल देखिए क्वेश्चन जो है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की बात करें तो इसमें पूछा है सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। वेल देखिए यहाँ पे तो पता होना चाहिए आप लोगों को, डिप्टी गवर्नर यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, और जहाँ पर डिप्टी गवर्नर चेयरमैन होंगे वहाँ पे गवर्नर के चेयरमैन की कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के वित्त सचिव के बारे में थोड़ी कमी कम मिलता है, लेकिन इस हिसाब से बेस्ट ऑप्शन में हम यही टिक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हल्का डिस्प्यूट है, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार की वित्त सचिव के बारे में थोड़ी कमी मिलता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हल्का डिस्प्यूटेबल है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का नाम जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार के वित्त सचिव का नाम नहीं मिलता, इसलिए इस क्वेश्चन में हल्का डिस्प्यूट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गैर, तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन के नाम पे। डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन में डिस्प्यूट बना हुआ है, जिसमें आप लोग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। लोकपाल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये है आपका डी, 23 फरवरी 2018 को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे सेना तख्तापलट कर दिया है, और ये है म्यांमार, और यहाँ की आंग सान सू की जो है उनको जेल में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ओलंपिक इस समय चल भी रहे हैं, और छानो जी ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। ये है लुशान में, कहाँ पे है, लुशान में, है ना। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। यह है कर्नम मल्लेश्वरी। क्या नाम है, कर्नम मल्लेश्वरी। कई लोगों ने पीवी सिंधु लगा रखा है, लेकिन इसका सही आंसर है कर्नम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार देती है विश्वामित्र पुरस्कार। क्या देती है, विश्वामित्र पुरस्कार। इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है? तीरंदाजी एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो इसकी बात करें, ये पड़ेगा आपके जबलपुर में। और याद रखिए, मुस्कान किरार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज भी हासिल किया है। दुनिया की कई सारी चैंपियनशिप में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और साथ में मुस्कान किरार की बात करें, इन्हें विक्रम पुरस्कार भी दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ये पॉलिटी का है, पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजीआई की बात कर रहे हैं। अन्य कर्तव्य हो कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित नीति में संदेह है। संचित नीति मतलब हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। तो बिल्कुल सही देखा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो इसमें देखा है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य हो कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित नीति में संदेह है। तो ये बेसिकली देखा तो यहाँ पे इट लुक्स लाइक इज राइट, बट कई जगह इसको गलत दिया हुआ है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने, उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो बेसिकली भंडारों का तो नहीं होता बेसिकली, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा तो एक सत्य होगा। लेकिन यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे सीम्स लाइक इज राइट। यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट में थोड़ा गलत है। यहाँ पे देखा है तो बिकॉज यहाँ पे बोला गया परीक्षक कर्तव्य होगा कि वह उसी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो भारत की संचित नीति में संदेह है। तो संदेह यहाँ पर थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हालांकि हल्का डिस्प्यूटेबल हम कह सकते हैं, दैट्स आल्सो अ बिट डिस्प्यूटेबल, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एज ऑफ नाउ तो राजीव कुमार है, लेकिन जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे ये आप लोग जानते हैं, ये अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। थोड़ा सा आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर सर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों को सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं? इस क्वेश्चन को हमने कई बार डिस्कस किया है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो मुख्यमंत्री वहां पे अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्रालय गृह मंत्री और लीडर ऑपोजिशन जो विधानसभा के होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन राज्यपाल का यहाँ पे कोई लेना नहीं होता। तो राज्यपाल यहाँ पे उस कमेटी के मेंबर नहीं होते। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो मान लीजिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई जजमेंट दिया, उसके बाद आपको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो कितने दिन के अंदर अंदर आपको ये करना पड़ेगा? तो याद रहे इसका जो टाइम पीरियड है वो लिखा है आपका 90 दिन, 30 दिन, 3 महीने का टाइम मिलता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? अब देखिए, राज्य खाद्य आयोग की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, उसी के अंतर्गत हमने राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो देखिए, नवाब अहमदुल्ला खान ने बेसिकली संधि पत्र में हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे 1949 में। लेकिन बेसिकली भोपाल राज्य के मूल संस्थापक की बात की जा रही है तो किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम दोस्त मोहम्मद खान को। तो ये आप लोग याद रखेंगे। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? यदि हम राजा वीर सिंह देव की राजधानी की बात करें तो ये राजधानी कहाँ थी? ये थी आपकी बांधवगढ़ में। कहाँ पे थी? बांधवगढ़ में राजा वीर सिंह देव की राजधानी। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ये लिखा कहा था अमीर खुसरो ने। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अमीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की खोज किसने किया? तो भीमबेटका किसने खोजा था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये खोजा था किसने? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। तो ये आप लोगों को याद ही होगा। मध्य से सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये अपनी भील जनजाति सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति है, सेकंड नंबर पे गोंड है। अब यहाँ पे कोर्ट में मैच करना है घास के मैदान और देश, तो यहाँ पे देखा तो आइए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे सही आंसर है, बेसिकली बोला गया है ए। स्टेपीज की बात करें तो यहाँ का है, ये है दक्षिण अफ्रीका का। प्रेरीज की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ का है? दैट्स बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका का। वेल्ड्स की बात करें ये है रूस का, और डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया का है। अब देखें तो यहाँ पे हल्का हालांकि डिस्प्यूट है, चूँकि स्टेपीज की बात करें तो बेसिकली देखा है तो ये रूस में मिलता है, तो ये हल्का डिस्प्यूटेबल है चूँकि स्टेपीज जो है। वैसे इसका सही आंसर मेरे अंदाज से ये होना चाहिए आपका 3124, दैट शुड बी राइट आंसर। जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ये ऐसे ही मैच कर रहा है। स्टेपीज की बात करें ये आपका रशिया में पड़ेगा, प्रेरीज की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, और वेल्ड्स की बात करें वेल्ड्स पड़ेगा आपके दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स की बात करें तो कहाँ पड़ेगा? ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखा है तो हमने जल्दबाजी में गलत टिक कर दिया है, तो इसको थोड़े से हम करेक्ट कर लेते हैं। लेट मी करेक्ट दिस वन। ओके, कुछ जगहों ने बेसिकली कुछ लोगों ने ये गलत आंसर दिया हुआ है बेसिकली, दैट्स व्हाई आई वेंट विद दैट थिंग। मैंने चेक नहीं किया, बट यहाँ पे देखें तो ये हमने जो अभी से आंसर दिया ये सही है, बाकी लोगों ने जो आंसर दिया वो बेसिकली गलत है। स्टेपीज की बात करें कहाँ का है? ये आपके रशिया का है। प्रेरीज की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वेल्ड्स की बात करें याद रहे ये आपके दक्षिण अफ्रीका के निचले क्षेत्र में है। डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? वेल देखिए, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश का पूछा गया, मध्य प्रदेश टिक कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित पूछना है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे एक आप पकड़ लो और आपसे बन जाएगा। और एक कौन सा एक है देखा जाए तो ये है आपका, तो यहाँ पे है चंदोली नेशनल पार्क। इसकी बात करें, ये गुजरात में नहीं बल्कि पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। तो ये बेसिकली सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। तो बाकी एज इट इज राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहता है? तो बेसिकली मिनरल हार्टलैंड, इसको हमने कई बार डिस्कस किया है क्लास में। तो ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके छोटा नागपुर के प्लेटो को। छोटा नागपुर पठार की बात करें, इसे मिनरल हार्टलैंड बोलते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार है, तो आप जानते हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया आप लोगों से, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पे कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया आपके सामने, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। बिल्कुल सही है। सुअपवर्तित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। याद रहे, गेहूं जो है एक रबी फसल है। तापमान लगभग 75 तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बेसिकली व्याख्या भी सही है। पद्मश्री भूरीबाई, भूरीबाई की बात करें, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, आप लोग, आई एम श्योर। तो यहाँ पे देखा तो क्या चीज़ थी? सी वॉज फेमस, बता सकते हैं आप लोग क्या है? फेमस चित्रकार हैं, पेंटर हैं। कैलाश सत्यार्थी जो हैं, नर्मदा कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो बचपन बचाओ आंदोलन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको बेसिकली नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, नोबेल पीस प्राइज़ 2014 का, मलाला यूसुफजई के साथ में। तो ये कहाँ के हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ? ही वॉज बोर्न इन सीहोर। कहाँ, सॉरी सीहोर कह रहा हूँ, विदिशा, सॉरी बाय मिस्टेक आई सेड। तो कैलाश सत्यार्थी कहाँ के हैं? ही वॉज फ्रॉम विदिशा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। दैट्स वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है आज स्थापित किया गया है। ये है रीवा में, रीवा की गुड़ तहसील में। तो ये आप लोग याद रखें, इसमें बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ हम बेसिकली दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को भी सप्लाई करेंगे। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बेसिकली किस नाम जानते हैं? ये है इसका असल नाम, नीला पर्वत उद्यान। क्या बोलते हैं इसको? नीला पर्वत उद्यान। ये आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? देखा है तो फरवरी 2021, तो आप कनेक्ट कर सकते हो ऐसे करके। देखा है तो ये कौन सा पड़ेगा? ये है चौरा चौरी शताब्दी समारोह बेसिकली बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो याद रहे, चौरी चौरा शताब्दी समारोह की बात करें, 4 फरवरी को इनॉग्रेट भी किया गया था इनके द्वारा। तो ये न्यूज़ में भी था, जिसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। हालांकि ये रिसेंट का क्वेश्चन हो गया आपका करंट अफेयर का। यहाँ पूछे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। पहला यहाँ पे कथन दिया आपके सामने, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संज्ञा दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, बेसिकली यहाँ पर देखा है, 10 राइट है 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। तो ये बिल्कुल सही है। एक चुनाव किसी भी स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। नहीं, चुनाव आयुक्त जो है अपना जो त्यागपत्र देते हैं किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे देते हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बेसिक स्टेटमेंट गलत है। तो 1 और 2 इज राइट ओवर हियर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऐसे क्वेश्चन देखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं वैसे देखा है तो, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन की बात करें तो ये है सूची 2, प्रविष्टि 37। प्रविष्टि 37 है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग गठन कब किया गया? तो ये आर्टिकल 243K 243JA में है। राज्य निर्वाचन आयोग इस समय बसंत प्रताप सिंह हैं। और इनके गठन की बात करें, गठन कब किया गया है, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है 1 फरवरी 1994 को। कब किया गया? 1 फरवरी 1994 को। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, कैसे की जा सकती है? अब यहाँ पे देखें तो दोनों ही हैं, संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं और साथ में संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करती है। तो संसद को भी नियुक्त करना पड़ता है और साथ में दोनों राज्यों को पास करना पड़ता है। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा गठन किया? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें कैसे गठन किया गया, तो इसकी बात करें, इसका सही आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट क्वेश्चन। राष्ट्रकवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? बाल कवि बैरागी के वास्तविक नाम की बात की जा रही है और इनका सही आंसर है नंदराम दास। इनका नाम था नंदराम दास।
सात सागर, नौ नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा मध्य से किस नगर में संपन्न होती है? अब देखिए काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप इसको। और ये आपका उज्जैन अपना पवित्र शहर है, महाकाल नगरी है। बाकी चीज़ आप लोग जानते हैं उज्जैन के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राजा भोज की किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया? वेल देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका धनपाल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? देखा तो ये देखा जाए तो यहाँ पे काकनाबाद बोलते हैं, लेकिन उसको काकड़ाम भी कई जगह बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है तांटा भील का वास्तविक नाम क्या था? तांटा भील का वास्तविक नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे कई सारे लोगों ने गलत कर दिया है वैसे, बट इसका सही आंसर है टांटिया ही है, टांटा ही बोलते हैं। कई लोगों ने कुछ अलग थलग लगा दिया, उनको लगा टांटिया जो है ये नहीं होगा, बेसिकली वही था उनका बेसिकली रियल नाम भी। जेनेटिक कोड की विशेष विशेषताएं हैं। अब जेनेटिक कोड की विशेष विशेषताएं आप बताई गई हैं, तो यहाँ पे देखा तो इसका सही आंसर है बेसिकली सारे ही हैं। प्राय सार्वत्रिक होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। अनिति व्यापी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एक समापन कोडान होता है। तो ये है आपका जेनेटिक कोड की विशेषताएं। एनीवे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान स्थान कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें काफ़ी चर्चा में भी था और बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो हम इसकी बात करें, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पुणे। कहाँ पे है? ये है पुणे में, इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो यहाँ पे देखें ये किया है नॉर्वे के साथ में, याद रखिए नॉर्वे। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किसके फल का विकास होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर रत्ना का विकास होता है, इसको आप याद रखें रत्ना, है ना। तो राइट आंसर इज रत्ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो शब्दों से ही लग रहा है वैसे आपको। इसका सही आंसर क्या है? ये है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य है, इसको आप याद रखेंगे जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हैं डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृश्य नहीं देखता था? तो इसकी बात करें, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है A.W.H. रशल। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारतीय ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स मेटकाफ। हालांकि चार्ल्स मेटकाफ काफ़ी फेमस हैं, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो जब उसमें पुनर्गठन किया गया था 1956 में, तो याद रहे ये किए गए थे कितने? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। और याद रहे आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, है ना। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्राइवेट पर्स को समाप्ति कब दी गई? तो याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किया था 1971 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में। किस संगठन ने व्योम मित्र नामक के भारतीय रोबोट की विकसित किया? इस क्वेश्चन को हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया, आई एम श्योर आपको याद होगा। और ये कौन है? ये है इसरो ने। तो जो गगन हमारा जाने वाला है उसमें ऑनबोर्ड करने के लिए बनाया है हमने ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योम मित्र, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पूछा गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब इसकी बात करें तो इसका सही आंसर होगा बेसिकली आपका डी। सूचना है, फिर सहभागिता दी जाती है, फिर लेन देन और परिवर्तन होता है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, हल्का से इसको समझने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, क्या है? ग्राफ है, ट्री है, स्टार है, रिंग है। तो यहाँ पे ट्री और स्टार में लोगों के पास कन्फ्यूजन रहता है बेसिकली देखा है तो कई जगह बेसिकली हर चीज़ का अलग अलग आंसर दिया है, बस मुझे लगता है ये ट्री इसका सही आंसर होना चाहिए, हालांकि नहीं भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट क्वेश्चन, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे कितने बिट का है? तो इसकी बात करें तो ये है आपका 128 बिट, याद रखिए 128 बिट का है IPv6, है ना, IPv6 प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है। मतलब देखिए स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि की बात करें तो आपका यूट्यूब वगैरह ऐसे ही काम करता है बेसिकली देखा जाए तो
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेसिकली कई जगह सहयोगात्मक फिल्टरिंग बोलता है बेसिकली, लेकिन बेसिकली सोशल लक्ष्यीकरण भी होता है बेसिकली। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। वैसे फिल्टरिंग भी करता है, लेकिन वैसे मुझे लगता है लक्ष्यीकरण होता है, टारगेटिंग करता है। एनीवे इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखेंगे, विल चेक इट वंस अगेन। आपके पास बेटर आंसर है तो आप बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, ऐसा नहीं किसी का आंसर की दिया हुआ तो उसको आप बता दिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या 10 की वृद्धि न्यूनतम रही है? तो ये है आपका नागालैंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हालांकि 2001 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जो 10 की वृद्धि दर है सबसे अधिक रही है, लेकिन बाद में सबसे कम हो गई 2011 में। 2001 में सबसे अधिक थी, 2011 में सबसे कम हो गई। बोला जाता है कि माइग्रेशन हो गया था लोगों का, इसलिए बिकॉज ऐसा हुआ हो सकता है। एनीवे, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो देखा तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल नहीं होता। निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे किलिमंजारो की बात करें अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका में है। एल्ब्रस की बात करो ये एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में है। यूरोप की सबसे छोटी ट्री का नाम है माउंट एल्ब्रस। तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची को सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे हर एक किसी का दिया हुआ है कौन से देश में कौन सी आर्थिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखें तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन की बात करें तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन के लिए जो फेमस है वह है आपका डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन की बात करें तो वाणिज्यिक अन्न उत्पादन के लिए जो फेमस है आपका जो देश फेमस है यहाँ पे वो है आपका कौन सा? दैट्स बेसिकली अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागानी कृषि के लिए बेसिकली दिखाया तो यहाँ पे कौन सा फेमस है? ये आपका मलेशिया। फल उत्पादन के लिए फ्रांस। तो ये थोड़ा सा आप लोग रखें 3142 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं देखें? तो कहाँ पे विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? तो इसको इस हिसाब से देखा है तो यहाँ पे तमिलनाडु और गुजरात है, चूंकि दोनों कोस्टल एरिया में है। तो यहाँ पे ये आंसर सही हो सकते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिखा है तो यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो सवाल ही नहीं उठता है। बुद्ध घोष की संबंध प्रसादिका में जरूर इसके उल्लेख मिलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो सिंधु देश की राजधानी आप पूछेगी तो ये है आपका अरोड़। क्या है? अरोड़। मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस अंदर मिलता है? तो उपानह हो या पनही हो। उपानह बेसिकली देखा है तो उपानह टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, इवनली रामायण वगैरह में इस्तेमाल किया गया टर्म। तो याद रखिएगा ये बेसिकली क्या है? ये है आपका जूता, जूते के लिए इस्तेमाल किया गया है ना, शूज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखिए यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन जो है अलग हो गए थे और उन्हें भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था है ना। तो जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर साहब, उन्होंने फिर अपने ब्रह्म समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज कर दिया था। हालांकि केशव चंद्र सेन से अलग होने के बाद में लोगों ने नव ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, लेकिन के आदि ब्रह्म समाज की बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर साहब वाला था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। भारत संसद नियम 1919 की बात करें, इसे हम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पूछा गया भारतीय विधायिका की यदि हम बात करें का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बेसिकली आपका 1934 में किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने एक ही दो बार डिस्कस किया है। तो ये कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ये है एस सी मुखर्जी। इनको आप याद रखें, प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, तो याद रखिए एस सी मुखर्जी है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? अब देखिए यहाँ पे देखें तो राष्ट्रपति का बेसिकली डायरेक्शन रहता है, कई जगह आशा लिखा हुआ है लेकिन बेसिकली नहीं, राष्ट्रपति का निर्देश है, डायरेक्शन होता है बेसिकली। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई लोगों ने गलत किया हुआ इसको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों के से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है कि आप जानते हैं ऐसा निषेध कैसा है? यहाँ पे देखें पूर्ण निषेध है, मतलब एब्सोल्यूट है, मतलब यहाँ पे मतलब पूर्ण तरीके से निषेध किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिखा है तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखा है तो 24वें संवैधानिक संशोधन की बात करें 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था। वेल दैट्स राइट। वेल देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है वैसे 1971 का। उस समय इंदिरा गांधी और जो पार्लियामेंट बेसिकली देखा है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टसल चल रही थी, तो अनुच्छेद 368 में जरूर कुछ प्रोविजन डाले गए थे, लेकिन 101वें का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि 2016 में यहाँ पे आर्टिकल 368 में कोई संशोधन किया गया हो। ये बहुत ही दैट्स नॉट इवन पॉसिबल।
तो 24th अमेंडमेंट आप कह सकते हो। तो यहाँ पे पहला सही है, लेकिन सेकंड का यहाँ पे सही होने का कोई मतलब ही नहीं है। 95th का सही आंसर क्या होगा, ये होगा ए, है ना। मध्य देश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके सही आंसर है डॉक्टर कौन है? तो इसकी बात करें, इसका सही आंसर है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ये वहाँ के सीएम रहे हैं। देखिए बलराम जाखड़ की बात करें, कुछ लोगों ने लगा रखा है। देखिए बलराम जाखड़ देखा है तो इनका कनेक्शन भले वहाँ से रहा है, लेकिन बलराम जाखड़ की बात करें, ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री कभी हरियाणा के नहीं थे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। मध्य देश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मध्य देश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहा? अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी बात करें तो एक तो दिग्विजय सिंह कभी नहीं रहे, और दूसरा यहाँ पे मोतीलाल वोरा की बात करें, मोतीलाल वोरा भी देखा है तो कभी नहीं रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा केवल 1 और 2, है ना, ये कभी नहीं रहे, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। तो यदि कार्रवाई होती है तो इसमें सही क्रम क्या होगा? देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उसको भी एड्रेस किया जाता है, लेकिन सबसे पहला एड्रेस जो है वो किसका होगा? राज्यपाल का अभिभाषण। इसके बाद देखा है तो शपथ या प्रतिज्ञान होता है। फिर देखा जाए तो यहाँ पर चूंकि शपथ एक प्रायोरिटी में होता है, फिर मंत्रियों का परिचय बाद में कर देते हैं, उसके पहले बेसिकली निधन संबंधी उल्लेख करते हैं। ये ऐसा यूजुअली होता है। हालांकि देखा जाए तो कई बार किसी का निधन हो गया है तो वहाँ पर देखा तो कई बार उसको फर्स्ट में भी डाला जाता है। तो यहाँ पे कई बार 1 भी फर्स्ट में आता है और सेकंड फिर सेकंड में आता है, राज्यपाल के अभिभाषण सेकंड में आता है। तो यहाँ पे देखा तो कई जगह 1 2 3 4 भी लिखा मिला है, कई जगह 2 3 1 4 भी लिखा मिलता है। दोनों में हल्का डिस्प्यूट है। एनीवे इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास फर्दर बेटर आंसर है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं नीचे, है ना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कभी नहीं रहे? वेल इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति एस के झा, कभी नहीं रहे। मध्य देश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों है स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया आता है? तो इसकी बात करें, इसका सही आंसर होगा 243 ना 1, है ना। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन। आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल हैं। इसके लिए हम लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब जो चैलेंज करते हैं हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। एनीवे डिस्कशन के वाइंड अप करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MPPS के नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। और देखा है तो एक और अच्छी चीज़ है, आप लोगों के लिए मेंस के बैचेस जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ मेंस की तैयारी करिए, और अगली बार जब हम देंगे, अगली बार प्रीलिम्स जल्दी आने वाला है, तो प्रीलिम्स आप अच्छी तरह से दीजिएगा, लेकिन पहले मेंस की तैयारी कर लीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 1 ईयर बैच कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, और 1 ईयर बैच कोर्स की बात करें इसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली 4 अगस्त से 4 अगस्त से 1 ईयर बैच कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी से ज्वाइन कर सकते हैं एडवांस में, कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप पहले ज्वाइन करते हैं तो कॉल कर लीजिएगा। नंबर है 8826033084 जिन लोगों को बैच कोर्स ज्वाइन करना है। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से बाद में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।